इंडिया न्यूज के ट्रू शील्ड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज अमेरिका, इटली, स्पेन और अन्य यूरोपीय देश जिस भयावह दौर से गुजर रहे हैं, आपको पता है उसके पीछे वजह क्या है? वजह है सबसे बड़ी लापरवाही, पूर्णबंदी को गंभीरता से न लेना। कल भारत में भी 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने वाला है। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान कई तस्वीरें सामने आई। हमें खुशी है कि इतने बड़े मुल्क में हम इसे नियंत्रण करने में आज तक हम इस पर सही और सटीक साबित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान सामाजिक अशांति की भी तस्वीरें आई, जो अपने आप में बड़ा संकेत है। कल प्रधानमंत्री सुबह देश को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहेंगे। उम्मीद है 11 मार्च को प्रधानमंत्री ने कहा था, इस वक्त जान भी जरूरी है और जहान भी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इस वक्त अगर ये संकेत है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, तो भारत का आगे बढ़ना भी जरूरी है। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और देश का सवाल में आपका स्वागत है। देश में लॉकडाउन का आज 20वां दिन है और अब से चंद घंटों बाद कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री देश को कोरोना की दहशत के बीच चौथी बार संबोधित करेंगे। इसके साथ ही लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने कब कब कोरोना को लेकर संबोधन में क्या क्या कहा है। कोरोना पर आखिर अगला एजेंडा क्या होगा? पीएम ने पहला संबोधन 19 मार्च को किया था और तब उन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। दूसरा संबोधन 24 मार्च को किया और 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। तीसरा संबोधन 3 अप्रैल को किया, 9 मिनट के प्रकाश पर्व की अपील की और अब वो चौथा संबोधन करने जा रहे हैं। सवाल ये कि अब होगा क्या? दरअसल लोगों को उम्मीदें हैं कि वो लॉकडाउन 2 का ऐलान कर सकते हैं और इसकी वजह है क्योंकि पहले लॉकडाउन के वक्त भी, राज्यों के बाद भी पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था। अभी भी कई राज्य पहले से ही लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। आखिर क्यों लॉकडाउन बढ़ाना पड़ सकता है, ये भी समझ लीजिए। लॉकडाउन क्यों? जी, लॉकडाउन आखिर 2 क्यों जरूरी है? देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 9,000 से ज्यादा संक्रमित भी। लॉकडाउन से 8,20,000 लोगों के संक्रमित होने से बचने का दावा भी किया गया। जमातियों की वजह से देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता रहा। देश में हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज और आज हम इस पर करेंगे एक बड़े पैनल के साथ चर्चा। जी हां, इस पैनल में हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव साहब मौजूद हैं। टीएस सिंहदेव साहब, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि संकट के इस पहर में आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और आपकी प्रजा का भी। जी अवस्थी जी, नमस्कार। सिंहदेव साहब, मेरा सवाल था कि आप इस समय इस संकट के पहर में आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और आपकी प्रजा का भी। जी, जो जिम्मेदारी मिली है पूरे मन से, पूरे क्षमता से, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। सबका साथ मांग के, सबका साथ लेके और जो जवाबदारियां हैं उसको जगह में लाके लोगों की मदद करने में हम लोग लगे हुए हैं। स्वाभाविक है कि अपना ख्याल जो खुद नहीं रख पाएगा तो दूसरों का ख्याल क्या रखेगा। तो अपना ख्याल रखना एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है,
सामुदायिक जिम्मेदारी भी है और तभी हम इस कोरोना से आगे निकल पाए। जी सिंहदेव साहब, एक 16 साल के बच्चे ने 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना के मरीज दे दिए। सही बात है। ये फरजान करके एक लड़का कांटी से आया और गोंदिया की मस्जिद में तबलीग में शामिल हुए, बाकी लोगों के साथ एक ग्रुप बना के 16 का ग्रुप वापस बिलासपुर 14 तारीख को आता है। और जब तबलीग के लोगों की बात आई तो उनको ट्रेसिंग करके जब तबलीग के लोगों की टेस्टिंग हुई, ये 16 के ग्रुप की टेस्टिंग हुई, तो ये लड़का पॉजिटिव पाया गया और बाकी 15 नेगेटिव पाए गए। बाद में ये पता चला कि लड़का खुद गया ही नहीं था तबलीग में, ये काउंटी से डायरेक्ट होके आया था। और इस बात ने चिंता ये बढ़ा दी कि जो तबलीग में नहीं गया और जिसके बारे में कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी कि ये कहीं विदेश ट्रैवल करके आया हो या किससे संपर्क में आया है, इसने दे दिया, ये पॉजिटिव निकल गया और बाकी सारे नेगेटिव निकल गए। तो दोनों तरह की चिंता हो गई कि एक संख्या बढ़ी। आज 22 लोग एक नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमित हो गए हैं और सारी बस्ती को स्क्रीनिंग करना पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति को देखना पड़ रहा है, टेस्टिंग की व्यवस्था के अनुसार सबके सैंपल लेके टेस्टिंग भी करना पड़ रहा है। तो ये ऐसा है, यही है कोरोना का सबसे बड़ा चिंताजनक पहलू कि जो कैरियर नहीं होने की संभावना होता है वही कैरियर हो जाता है और वही इतने बड़े पैमाने में फैला देता है। जी सिंहदेव साहब, अगर कहा जाए तो अगर आप संकेत के तौर पर देखें तो आपके राज्य में जो कोरोना पहुंचा उसकी वजह जमाती ही दिखाई देते हैं। वही मैंने कहा कि ये जमाती नहीं निकला, जो जमाती थे वो नेगेटिव निकल गए। ये एक अजीब सी बात इसमें आई कि 5 तारीख को गोंदिया से एक 12 लोगों का समूह निजामुद्दीन जाता है, वापस 11 तारीख को आता है, वो गोंदिया के मस्जिद में ही ठहरता है और गोंदिया के मस्जिद से 14 तारीख को जब निकलता है तो कामटी का ये लड़का 3 लोगों के और आता है और 16 लोग वहां से साथ निकलते हैं और वो जमाती बच जाते हैं, वो नेगेटिव निकलते हैं, ये पॉजिटिव निकलता है। बहरहाल जहां तक जमात की बात है वो एक बड़ी गलती थी, वो जमात का आयोजन होना ही नहीं चाहिए था। कोरबा में जमात की उपस्थिति डायरेक्ट दिख रही हो चाहे नहीं दिख रही हो, वो आयोजन होना एक बड़ी गलती। आपको लगता है सिंहदेव साहब, इस समय जो हालात हैं, अभी तक आपके राज्य ने स्पष्ट नहीं किया है कि आप लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं? कल प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लॉकडाउन को लेकर अपने मन और दिल की बात करेंगे। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिए जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में परसों आए थे, तो एक उन्होंने बात प्रारंभ से ही ये कहकर चालू की, ये 21 दिन का जो लॉकडाउन है आगे कितने हफ्ते चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, 3 हफ्ते चलेगा, 4 हफ्ते चलेगा, अभी ये देखना है। अर्थात उन्होंने देशवासियों के सामने ये भी संभावना व्यक्त कर दी कि ये 4 हफ्ते और भी चल सकता है, अर्थात 49 दिन का भी हो सकता है। 21 दिन हुए हैं, 14 दिन की बात हो रही है, 35 दिन हो जाएंगे, फिर दोबारा असेसमेंट होगा कि 35 दिन के बाद और एक्सटेंड करना है कि नहीं एक्सटेंड करना है। दूसरा उन्होंने जिस बात को व्यक्त किया वो था कि जान है तो जहान है। पहले उन्होंने सिर्फ जान है तो जहान है कहा, फिर जो एग्जिट पॉलिसी थी उसको भी उसके साथ में जोड़ दिया और अंतिम में कहा कि जान भी और जहां भी। तो एक एग्जिट पॉलिसी की तरफ भी उन्होंने संकेत दिया। अब इस हाईएस्ट लेवल पे ये निर्णय होते हैं तो कल ये जानकारी लगेगी कि ये जो एग्जिट पॉलिसी जिसका हम सब ध्यान दे रहे हैं और लॉकडाउन, तो लॉकडाउन कैसा रहेगा, एग्जिट पॉलिसी कैसी रहेगी, कितने चीजों की छूट मिलेगी। अभी मैंने एक ट्रैवल एजेंट के यहां संपर्क किया तो पता चला 15 तारीख का हवाई जहाज का टिकट मिल रहा है, मैंने बुक भी करवा लिया। देखेंगे 15 तारीख को क्या होता है, लेकिन आज के समय में ये संकेत मिले कि 15 तारीख का हवाई जहाज का टिकट उपलब्ध था। तो प्रधानमंत्री जी के कल के उद्बोधन के बाद देश को जो संदेश देंगे उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। कल कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा क्योंकि उन्होंने परसों प्रधानमंत्री के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे लोग बाहर हैं, अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी कुछ ने रखा था, तो उनको वापस आने के लिए विचार करना चाहिए। वो वापस आ जाएं, अपने अपने राज्यों में चले जाएं।
तो उसके फॉलोअप का संकेत कल मुख्यमंत्री जी ने दिया कि देश के गृह मंत्री जी से उन्होंने बात की इस बाबत, और गृह मंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, एक आदमी भी नहीं बॉर्डर पास करना जी। तो अभी तक की ये स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं ये देखना जी। सिंहदेव साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। सवाल ये कि लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि सियासत में और आप जितने मंजे हुए नेता हैं छत्तीसगढ़ से, कांग्रेस में आपका वरीयता में नंबर 2 आका जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि आपने संकेत में ही संदेश दे दिया कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपका जो राज्य है, औद्योगिक राज्य है, फसल कटाई की दहलीज पर खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरों को लेकर, उनके जीवन यापन को लेकर आपके राज्य की क्या तैयारी है? फसल कटाई इत्यादि और कृषि कार्यों के लिए हम लोगों ने पहले भी रोक नहीं लगाई थी, और देश में भी जैसा हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उन्हें भी रोक नहीं लगाई थी। तो गेहूं कटाई का अभी समय है, सब्जी इत्यादि भी लोग लगा रहे हैं। टमाटर वगैरह जैसे फसल हैं जो मार्केट के ऊपर निर्भर करते हैं, अगर कोई खरीदने वाला नहीं है तो वो फसल बर्बाद हो जाती है। ये होता रहा है, चक्र होता रहा है। तो कृषि के कार्य पे बंदिश नहीं है, केवल फिजिकल दूरी बना के रखना। कल मुख्यमंत्री जी ने हमारे ये कहा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मत कहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि समाज में हम दूरी बनाना चाहते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग कहिए कि शारीरिक रूप से हमको एक दूरी बनानी है, समाज को इससे हटा लीजिए, व्यक्ति को इसमें ले आइए, एक दूसरे से हमको दूरी बनानी है। और पंचायत के काम में भी हम लोगों ने मनरेगा में पहले दिन से रोक नहीं लगाई थी। एक विवादित फैसला हो सकता था, फिर भी हम लोगों ने उसमें रोक नहीं लगाई कि जो आना चाहे एक डिस्टेंसिंग बना के करें। तो कल तक की रिपोर्ट मेरे पास 2,61,000 मजदूर काम कर रहे थे, अनुपातन जहां लगभग इस समय 12 लाख मजदूर काम करते हैं। जी सिंहदेव साहब, तो ये स्थिति बनी हुई है। जी सिंहदेव साहब, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल भी रखेंगे और आपकी प्रजा का भी। आइए, वक्त है बहस का, देश के सवाल की बहस का। मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर कासिम रसूल, मेरे साथ 2 चिकित्सक भी जुड़ेंगे, डॉक्टर स्मिता मिश्रा और डॉक्टर सीमा मलिक। आइए हमारे साथ वो मेहमानों से हम आपका तारुफ कराएं। हमारे साथ कासिम रसूल साहब मौजूद हैं। कासिम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कासिम साहब, अभी आप ये अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी जी। कासिम साहब, अभी आप अगर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे आप, और लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बार बार ये कहा है कि इस समय कोरोना को लेकर जो स्थिति बिगड़ी है, एक स्टेज आ गई थी जब हम नियंत्रण कर चुके थे और लगभग करने वाले थे, लेकिन जिस तरह से जमातियों ने जो मरकज लगी, उसमें एक खुफिया रिपोर्ट मेरे पास जानकारी है कि मरकज में 2,500 लोग नहीं, लगभग 9,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। देश के अलग अलग इलाकों में गली गली घर घर जाकर उन्होंने जो कोरोना बांटा है, आपको नहीं लगता कि इसका पूरा दोष जमाती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि आउट ऑफ फोकस आप ये चीजें पेश कर रहे हैं कि मरकज में 2,500 लोग नहीं, लगभग 9,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। देश के अलग अलग इलाकों में गली गली घर घर जाकर उन्होंने जो कोरोना बांटा है, आपको नहीं लगता कि इसका पूरा दोष जमाती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि आउट ऑफ फोकस आप ये चीजें पेश कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि तबलीगी जमात के मरकज में हर वक्त इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं। 2-2,500 लोग हमेशा वहां रहते हैं और वहां से वो पूरे मुल्क में फैलते हैं। इंटरनेशनल लेवल से भी लोग वहां आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया, वो अनाउंस करने के बाद में सिर्फ 4 घंटे का समय मिला था लोगों को। जाहिर है कि 4 घंटे के समय में, और सब ट्रेनें बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन सब बंद था, तो 4 घंटे के समय के अंदर वहां से लोग बाहर नहीं जा सकते थे। और फिर तबलीगी जमात के मरकज ने वहां पर प्रशासन से भी ये बात कही थी कि यहाँ पे इतने मात्रा में लोग मौजूद हैं, इनको बाहर निकालने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। आपने उसको अवॉइड किया,
यानी 7-8 दिन तक के उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहां से चंद कदम के फासले पे वहां पे पुलिस स्टेशन मौजूद है, वहां सब मालूम है। और ये तबलीग जमात के मरकज में जो एक्टिविटी होती है वो आज से नहीं कई सालों से चल रही है। 100 साल तो हो गए वहां पर एक्टिविटी होते हुए। कासिम साहब मेरा एक सवाल है, कासिम साहब मेरा एक सवाल है। आपने कहा 4 घंटे का वक्त था और ये कहीं आ जा नहीं सके, कोई सुविधा नहीं थी, रेल नहीं, हवाई जहाज नहीं, बस नहीं, गाड़ियां नहीं चल रही। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कासिम साहब, मान लिया ये सारी चूक थी, सवाल ये कि जब आपसे कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलिए, अपनी जांच कराइए, तो फिर छिपने छिपाने की क्या जरूरत थी? क्वारंटाइन सेंटर हैं, आपको वहां रखा जाएगा, क्यों नहीं गए? अरे साहब ये बताइए मुझे, आप तबलीग जमात का मरकज जो है वो अनरीचेबल है क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? कोई भी आदमी जा सकता है वहां पे, आप जाके निकाल लेते लोगों को, कौन रोकता है आपको? आपने जब पूरे मुल्क में लोगों को निकाला है, मजदूर हजारों लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, तो देखिए मसला ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो चूक है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। ये समझना कि किसी, देखिए एक समझने की कोशिश कीजिए आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तबलीग जमात के मरकज में कोई कंस्पिरेसी हुई और वहां से फैलाने की कोशिश, कोई भी नहीं चाहेगा। कासिम साहब जब जब उनकी टेस्टिंग के लिए लोग गए, जब जब उनके पास कोरोना वॉरियर गए, वो थूक देते हैं, वो अश्लील हरकतें करते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, वो पेशाब की बोतलें फेंकते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप उनका टेस्ट क्यों नहीं किए? आप कह रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया? ये तबलीगी जमात के धर्म का प्रचार प्रसार है। देखिए ये सब झूठ बात कह रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आई है, ऐसी कोई बात प्रशासन ने नहीं कही है जो आप कह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि प्रशासन वहां मौजूद है, दिल्ली के अंदर ये बात हो रही है, पुलिस मौजूद है, आपको पूरा नहीं गलत बात है, ये गलत बात कह रहे हैं। घरों में और मस्जिदों में ये लगातार छुपे हुए पाए गए। पुलिस ने जब रेड की तब ये पुलिस पर वार कर देते हैं। जिन इलाकों में जाकर डॉक्टर इनका टेस्ट करना चाहते हैं उन पर ये लाठी डंडे बरसाते हैं, पत्थर बरसाते हैं। मैं आऊंगा कासिम साहब आपके पास, मेरे साथ डॉक्टर सीमा मलिक, आप डॉक्टर भी हैं और आप एनसीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी, आप आईएपी की सचिव हैं दिल्ली चैप्टर की, और मणिपाल हॉस्पिटल की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, कासिम रसूल साहब मानने को तैयार नहीं कि जो इस समय देश में हालात बिगड़े हैं उसके पीछे जमाती हैं। आप सियासत मत करिएगा, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के हैसियत से जवाब चाहिए। नहीं देखिए, मैं आपको बिल्कुल डॉक्टर की हैसियत से जवाब देती हूँ कि जिसने भी रूल्स तोड़े हैं, और वो चाहे जमाती हो या कोई बीजेपी के लीडर्स हो, जो कि अगर कोई पार्टीज कर रहे हैं या कई लोगों ने ऐसा करा है, तो वो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीजों के लिए। और जो जमातियों वाली बात है उसमें गलती तो हुई है, और कुछ उसमें देखिए इस समय राजनीति करने का वक्त नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगी। पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसने उन लोगों को परमिशन दी इन चीजों के लिए। और बाकी जो उनका जो बिहेवियर है उसको तो सब हर आदमी कंडम करेगा। लोग डॉक्टर्स को मार रहे हैं या वो बता नहीं रहे हैं, और मैं उनसे बड़ी आपके चैनल के माध्यम से मैं बल्कि उनसे प्रार्थना करूंगी, जो भी अभी भी बहुत से लोग हैं जो ट्रेसेबल नहीं है, तो वो कृपया बाहर आए। कोई हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, वी आर डॉक्टर्स एंड वी आर देयर टू सर्व यू। डॉक्टर सीमा मलिक, आपकी पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, आप जहां तक जिस सहानुभूति के साथ आप अपना जवाब दे रही हैं डॉक्टर मलिक, आपको पता है कि मुंबई में जो हालात बिगड़े हैं, मुंबई के गृह मंत्री ने कहा है, जो कि आपकी पार्टी के अनिल देशमुख, धारावी के जो हालात बिगड़े उसकी वजह कोई और नहीं, जमाती हैं। नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ कि गलती बहुत बड़ी हुई है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि गलती हुई है, और इससे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। पर ये बात है कि अब हमारा जो अगला कदम होना चाहिए, हमें इस पे सोचना है कि किस तरह से हमें अब लोगों को, वो लोग से मैं यही कहूंगी कि आप लोग बाहर आइए, और लोग आपके दुश्मन नहीं है, गवर्नमेंट आपके दुश्मन नहीं है। हम लोग सब आपकी सेवा करने के लिए हैं। आप लोग क्यों इस तरह से मतलब कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर देखिए ये सब हुआ ही है। अब ये है कि मैं इस समय कोई राजनीति नहीं करना चाहती, इसलिए सार है ये एक बहुत मतलब ऐसा समय नहीं है कि इसमें हम लोग राजनीति करें, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं इस बात को देना चाहती। भी हो रही थी डॉक्टर मलिक, राजनीति भी हो रही थी। मैं इस पर जाना नहीं चाहता
क्योंकि इस समय देश जो है, जो लाखों करोड़ों दर्शक इंडिया न्यूज देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं लॉकडाउन को लेकर आखिर सरकार की क्या तैयारी है। लॉकडाउन फेज 1 कल खत्म होने वाला है, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, इस पर भी सबकी नजरें। मेरे साथ डॉक्टर स्मिता मिश्रा हैं। डॉक्टर स्मिता मिश्रा 21 दिन का लॉकडाउन कल खत्म होने वाला है। जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, यही स्थिति स्पेन और इटली में भी थी। शुरुआती आंकड़े जो थे वो 10,000 और 11,000 में 150 मौतें बता रहे थे, लेकिन इस समय जो भयावह आलम है, इसको देखकर आप क्या कहेंगी कि इस समय जरूरी है लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए? हेलो मनीष जी, नमस्कार। ये प्रश्न मुझसे है? आप जी, आप ही से डॉक्टर स्मिता मिश्रा, आप ही से ये प्रश्न। अच्छा, आवाज सुन पा रही हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो देखिए ऐसा है कि अगर आप अभी ग्राफ को देखें तो एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब जमातियों का संकट खड़ा हुआ उस वक्त लॉकडाउन भी हो पाया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई कि लॉकडाउन ऐसे समय में हुआ जबकि हम ये पहचान पाए कि यहाँ पे मुश्किलें हैं और उनको कुछ हैंडल करने की कोशिश हम कर पाए। हमने देखा है कि जो ग्राफ ऊपर ही ऊपर चला जा रहा था, 2-3 दिन, वो कन्वर्ट हो गया 4 दिन में, फिर 5 दिन में, और अब 6 से 7 दिन का डबलिंग टाइम है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनमें से कि यूपी और आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तो इन्होंने अपना जो डबलिंग टाइम है वो करीब 7 दिन से भी ज्यादा का, 15 दिन, 18 दिन इस तरह का हो चुका है। तो ये सारे लॉकडाउन के बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कांग्रेचुलेशन कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया है प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कॉल को, और जो डिसिप्लिन शो किया है, बहुत अच्छी बात है। पर जहां तक सवाल ये कि अब लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो वो कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हम बिल्कुल ही लॉकडाउन को कंटिन्यू करते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर मैंने किसी को वेंटिलेटर पे डाला है तो पक्का है कि उसमें मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पर क्या होता है कि 1-2 दिन होते ही मैं वेंटिलेटर से बाहर करने की कोशिश करती हूँ उस पेशेंट को, और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट दोबारा से ज्यादा वेंटिलेटर की डिमांड करने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम वेंटिलेटर से बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हुए भी कि बच्चा रिवर्ट बैक हो सकता है, वापस फिर से वेंटिलेटर पे जा सकता है, उसका रीजन एक तो कॉस्ट फैक्टर है ही कि आप वेंटिलेटर पे जितना लंबा रखेंगे उतने दिन उसका, पर तीसरे फैक्टर ये है कि उसकी इन्फेक्शन रेट बढ़ जाती है। तीसरी चीज ये होती है कि बच्चा वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो आप इतनी बड़ी सोसाइटी को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट का ये आ चुका है अब ये कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए जरूरी नहीं है एम्प्लॉयज को पे करना इफ वर्किंग आवर्स नहीं है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, वेंटिलेटर से जिस तरह डॉक्टर बच्चे को धीरे धीरे वापस लाते हैं, अगर जरूरत होती है तो उसको वापस लेके जाते हैं, उस तरह से कोई एक अप्रोच की जरूरत। आपने बताया कि 25 सिटीज में, 25 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अभी कोरोना केस मिला नहीं, तो क्या इनको थोड़ा सा सकती है वहां पे अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है? जी डॉक्टर मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा। इस समय केसेस बढ़ रहे हैं, जी हाँ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल राइज नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस समय प्रोग्रेसिव लॉकडाउन की जरूरत है क्या, और आखिर प्रधानमंत्री के मन में कल है क्या। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपसे हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हेमंत जी, इस समय मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और आपकी प्रजा का भी। हाँ, दोनों ख्याल रखना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति पर सब लोगों को अब तो जिम्मेवारी है, उसको तो निर्वाहन करना ही पड़ेगा। हेमंत जी, एक और बात, आपके राज्य में हालांकि बहुत ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मसले या मामले सामने नहीं आए, लेकिन लगभग 2 दर्जन के करीब कोरोना पॉजिटिव
आपके राज्य में ऐसा होने का अंदेशा है और शायद एक मरीज की मौत भी हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या तैयारी है इन कोरोना पॉजिटिव के मरीजों को लेकर, राज्य में किस तरह की तैयारी आपने कर रखी है? देखिए, सामने नहीं आए, लेकिन लगभग 2 दर्जन के करीब कोरोना पॉजिटिव आपके राज्य में ऐसा होने का अंदेशा है और शायद एक मरीज की मौत भी हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या तैयारी है इन कोरोना पॉजिटिव के मरीजों को लेकर, राज्य में किस तरह की तैयारी आपने कर रखी है? देखिए, इस विषय पर तो हम लोग आज तैयारी को लेकर मानसिक रूप से तो बिल्कुल तैयार हैं और संसाधन के रूप में थोड़ा सा कुछ अभाव जरूर है, लेकिन जैसे जैसे संसाधनें हमारे पास बढ़ रही है वैसे वैसे चीजें हमारी रफ्तार ले रही हैं इस महामारी से लड़ने के लिए। आज इसी का नतीजा है कि बहुत हम लोग के पास जो मरीजों की संख्या है कम है, लेकिन हर जगह हमारी इसकी पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक कुल मिलाकर के कहा जाए कि अपनी जो सिचुएशन है अभी बहुत ज्यादा अनकंट्रोल नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल हम फ्री है, इससे अछूते हैं। ये धीरे धीरे चीजें बाहर आ रही हैं, जैसे जैसे हम और इसके अंदर जीतती जा रहे हैं उस तरीके से परिणाम हमें आ रहे हैं। हेमंत जी, एक और बात, देश के 7 राज्यों ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाना चाहिए। कल 21 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में कल प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आपकी क्या राय है? आपके राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया जाना चाहिए या आपको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, लॉकडाउन बढ़ाया जाए या घटाया जाए, हम दोनों ही स्थिति पे नुकसान में। लॉकडाउन अगर बढ़ा दिया जाता है तो बेरोजगारों का अंबार खड़ा होगा, बेरोजगारी की सुनामी आएगी, और लॉकडाउन खुलता भी है तो हम जिस रफ्तार में अभी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, संभवतः उसमें हम बहुत अचानक उसमें बड़े पैमाने पर गिर जाए और मतलब आप कह सकते हैं कि ये तो एक ऐसी चीज है कि कब क्या रूप ले लेगा संक्रमण, इसका कहना बड़ा कठिन है। और चूंकि हमारे बहुत बड़े पैमाने पे हमारे मजदूर लगभग 6 से 7 लाख लोग बाहर फंसे पड़े हैं और वो उन्हीं जगहों पर है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत अधिक है। हमें उन मजदूरों की भी चिंता है, अपने झारखंड वासियों का भी चिंता है जो बाहर फंसे पड़े हैं, और आज इस संक्रमण में उनको कैसी मदद मिल रही है उसकी भी चिंता है। और आज कल को घर वापसी होती है तो संभवतः वो लोग भी किसी न किसी संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं। उस समय जब लॉकडाउन टूटेगा, हमको लगता है आज से ज्यादा चुनौती हमारा उस दिन बढ़ेगा जब लॉकडाउन टूटेगा। हेमंत जी, आपने शुरुआत के मेरे सवाल पर जो जवाब दिया था उसमें आपने कहा कि संसाधनों की कमी है। अगर ये कहा जाए कि आपके राज्य में लगभग 19 पॉजिटिव मरीज, 2 दर्जन के करीब का आंकड़ा आ रहा है, अगर 2 दर्जन मरीज आपके राज्य में हैं तो क्या ये कहा जाए कि आपके यहाँ टेस्टिंग की जो सुविधा है वो नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या आपने केंद्र से मदद मांगी है? मदद मांगी है और मदद भी आ रही है, लेकिन चूंकि देश की स्थिति ऐसी है कि मुझे लगता है क्राइसिस सभी राज्यों को है और हम तो रहे सबसे देश के पिछड़े राज्यों में से। हम सिर्फ स्वास्थ्य सेवा से ही नहीं, हम कई सेवाओं से पहले से ही बुरी स्थिति पर हैं और इसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा है कि आदिवासी दलित पिछड़ा ये राज्य है और सबसे अधिक यहाँ पर जो इसकी संख्या है 40% के लगभग इनकी जनसंख्याएं हैं और ये वर्ग आज से नहीं सदियों से ही कई शोषण का शिकार रहा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और पिछड़ापन इसमें है।
और इनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है आदिवासी दलित के विषय में प्रधानमंत्री जी को बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने कोई स्पेसिफिक पैकेज का डिमांड नहीं किया है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी काफी संवेदनशील है और हमारी बातों को उन्होंने गंभीरता से लिया होगा और जो समस्या हमने बताई है संसाधनों से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर आर्थिक संसाधनों से लेकर के रोजगार तक, उन सभी चीजों को लोगों ने नोट किया होगा। जी हेमंत जी, हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि कोरोना पॉजिटिव के मरीज आपके राज्य में या भारत में बढ़ें, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि उनकी जांच हो जाए, परख हो जाए कि आखिर कोई एक अगर रहेगा तो वो हमारे समाज के लिए खतरा होगा। इंडिया न्यूज के साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आइए अब हम चलते हैं अपनी बहस की ओर। जी हाँ, बहस देश का सवाल, जैसा कि हमने कहा था ब्रेक के पहले कि एक्सपोनेंशियल राइज नहीं है, लेकिन हाँ केसेस जरूर बढ़ रहे हैं। केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़े हैं, इस सारी बातों के मद्देनजर हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी है। हम कोशिश करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा भी जुड़े हमारे साथ, डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर स्मिता मिश्रा और कासिम रसूल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, महाराष्ट्र में जो इस समय स्थिति है, महाराष्ट्र की स्थिति और खासकर जिस तरह जमाती अलग अलग इलाकों में गए, चाहे मालेगांव की बात करें, मुंबई की बात करें, नागपुर की बात करें, नागपुर में पिछले 24 घंटे में 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर सीमा मलिक। देखिए, महाराष्ट्र में अगर केसेस बढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, जैसा कि कुछ लोग कहना चाह रहे हैं। हम लोग पूरे दिन रात हमारी गवर्नमेंट जो है वो लगी हुई है उस काम में, और जहां तक हम लोग ने, आपको पता ही है, कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं एंड वी आर टेकिंग फुल प्रिकॉशंस कि वहाँ के 3 किलोमीटर के दायरे में, इनफैक्ट 5 किलोमीटर बफर एरिया में हम लोग पूरा क्वारंटीन कर रहे हैं वहां पर लोगों को। और महाराष्ट्र देखिए एक ऐसी जगह है जहां पर फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, वहाँ पे शिप से लोग आते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्लम्स हैं। तो ये, और मतलब हम उसको उत्तर प्रदेश से कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने कई बार सुना है कि लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सीमा मलिक, आज मेरे सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार, यानी कि 3 पहिए वाली सरकार, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये इस स्थिति को संभाल नहीं पा रही। जिस तरीके से मदद पहुंचनी चाहिए, मदद नहीं पहुंच रही, भूखे लोग सो रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। तो आप कैसे कह सकती है कि इस समय आपकी सरकार वहां पर काम कर रही है? देखिए, सरकार काम कर रही है, वो लोगों को दिखाई भी पड़ रहा है। और जो पॉजिटिव केसेस आने की जहां तक बात है, अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो पॉजिटिव केसेस है तो आएंगे ही नहीं। वहां पर हम लोग टेस्टिंग भी ज्यादा कर रहे हैं, तो ये चीजें तो है। और देवेंद्र फडणवीस जी को बड़े मतलब विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। हम भी उनसे 100 सवाल पूछ सकते हैं, पर हम लोग इस समय बिल्कुल सेंटर के साथ हैं और हमने कभी भी कोई मतलब राजनीति इस पे नहीं करी है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का अभी जो मतलब मेरे ख्याल से अभी जो कल वो बोलेंगे, तो हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसा कि डॉक्टर स्मिता ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो मतलब कुछ हमें लाइक फाइनेंशियल जो हेल्थ है हमें कंट्री की, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ना कि मतलब जनरली हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते लोगों की हेल्थ पे या लाइफ पे, और लॉकडाउन हम कम्प्लीटली नहीं हटा सकते, बट अगर पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी भी तो हमें पार्शियल रिलैक्सेशन देना चाहिए। बिकॉज आज हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सब जानते हैं, लोग जिस तरह से फंसे पड़े हैं जगह जगहों पर। तो मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी कोई आर्थिक पैकेज का ऐलान करें, जैसे कि पिछली बार हम लोग को बड़ी यानी डॉक्टर मलिक, आप जो चाहती हैं एक प्रोग्रेसिव लॉकडाउन हो, लॉकडाउन अगर कल होता भी है लॉकडाउन नंबर 2, तो वो प्रोग्रेसिव हो, ये आपका कहना है? जी, मतलब देखिए, ये 15 दिन में तो ठीक होने वाली चीज नहीं है। अभी ये तो लॉन्ग कंटिन्यू करना होगा, और हम लोग को सबको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट और क्या लोगों को हमको सबको सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। पर अगर हम कुछ पार्शियल रिलैक्सेशन दे सकते हैं, जैसे कि आप किसानों को देखिए, अब और मेरे ख्याल से वो देंगे भी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जान भी और जहान भी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ आर्थिक पैकेज देंगे वो गरीब लोगों को, जो स्पेशली जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उनको शायद वो कुछ कैश का भी कुछ करे, तो हम लोग बड़े
मतलब अप्रिशिएट करेंगे इस बात को, क्योंकि केवल सुबह शाम का खाना खाने के अलावा 2 लाख करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री पहले कर चुके हैं। डॉक्टर मलिक, आपको याद होगा 2 लाख करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। मेरे साथ डॉक्टर स्मिता मिश्रा साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर स्मिता मिश्रा, आमतौर पर एक रिसर्च बताता है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता, ध्यान से, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज 30 दिन में 406 लोगों को पॉजिटिव कर सकता था। लॉकडाउन था तो केवल 30 दिन में 3.5 मरीज हो पाए। डॉक्टर स्मिता मिश्रा। हाँ, मनीष जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम कम से कम 4 लाख पेशेंट देख रहे होते 30 दिन के बाद, 30 अप्रैल के आसपास, तो जो कि बहुत ही ज्यादा संख्या है। और अभी चूंकि रेट कम हुई है तो ये बहुत खुशी की बात है कि रेट जो डबलिंग रेट है उसमें काफी इजाफा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है। पर ये जरूर है कि लॉकडाउन को हमें कितना हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये टाइट्रेट करके देखना पड़ेगा। जैसे एक आईसीयू डॉक्टर की नजर होती है, उस तरह की नजर हमें इकोनॉमी में भी देखनी पड़ेगी और उसमें भी देखना पड़ेगा। तो और जिस तरह की बातें अभी जमात और इसके कारण जो ये मिसहैप हुए हैं, मुझे एक बहुत ज्यादा ये रहता है मनीष जी, आई वुड लाइक टू शेयर माई थॉट्स कि अगर जैसे मास्क बचते हैं वो आज आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आइसोलेशन वार्ड में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहां पे आप उनको रखें। अगर आपको लगता है कि जमात के लोगों को विश्वास नहीं है अभी जो तंत्र है, तो क्यों नहीं वो उसमें रहते हैं, क्यों नहीं वो आइसोलेशन में कन्वर्ट होता है, और क्यों नहीं ऐसा होता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट। डॉक्टर स्मिता मिश्रा, जिस तरीके से अमेरिका ने हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो मांग की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, तो यहां पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि अगर इसकी खुराक लेनी है, क्या ये जरूरी है? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारत से मांगी है, भारत एक देवदूत के रूप में अमेरिका के लिए साबित हुआ है। दुनिया के बड़े मुल्क भारत की ओर देख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या ये दवाई लेनी चाहिए कोरोना पॉजिटिव होने से बचने के लिए? इम्यूनिटी बढ़ाती है या इसका क्या रोल है? अगर आप इसका सेवन करते हैं तो उसकी खुराक कितनी होनी चाहिए? किसी भी अन्य दवाई की तरह एससीक्यू के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो हमारी जो आईसीएमआर है, और मैं बहुत ज्यादा एडमिट से अलग हटके अपना एक प्रोटोकॉल हमें दिया है। उन्होंने ये बताया है कि एससीयू को कब देना है और कब नहीं देना है। तो इसको आप अपने डिस्क्रिप्शन से लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसमें डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपको एससीक्यू की जरूरत है कि नहीं है। बात एससीक्यू के फायदे या नुकसान की है कि क्या ये कोरोना के लिए पूरी 100% फुल प्रूफ दवाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या इसके कोई नुकसान है? इसके बिल्कुल नुकसान है। अगर इसको ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है तो इसकी जो डोसेस हैं, वो जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पहले मलेरिया के लिए भी यूज हुई है, अर्थराइटिस के लिए भी यूज हुई है, तो आपके जो डोसेस है वो बहुत हाई है जो ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। तो उसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरत है। जब भी आप दवाई दे रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखना है, QT देखना है, रीनल फंक्शन देखना है। तो इसलिए एससीक्यू, जहां तक दवाई की बात है, ये डॉक्टर्स का प्रेरोगेटिव है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। जी, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर सीमा मलिक और कासिम रसूल साहब, मैं आपके पास आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। साहब, आपने 2 राजनेताओं को सुना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री, आपने दोनों को सुना। मैंने दोनों से सवाल किया और दोनों की राय में भी ये साफ हुआ कि जो केसेस बढ़े हैं, जो मामले बढ़े हैं, उसके लिए जमाती जिम्मेदार हैं। और आप इस बात को खारिज कर रहे हैं कि इसमें जमातियों का कोई लेना देना नहीं। देखिए भाई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बात को ले आ रहे हैं। मैंने ये बात कही थी कि जमातियों का रोल नहीं है, मैं ये नहीं कहा था। जितना जमाती जिम्मेदार है उससे ज्यादा प्रशासन जिम्मेदार है, इसलिए कि प्रशासन के पास में पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। दूसरी बात यह कि सिर्फ जमात के लोगों ने नहीं किया है। आपको मालूम चाहिए, लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद दूसरे दिन
योगी जी ने जो है अयोध्या के अंदर लोगों को जमा करके कंस्ट्रक्शन के, राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रोग्राम वहां पे किया था। और ऐसे कई प्रोग्राम पूरे देश में हुए हैं जिसमें दूसरे धार्मिक लोग भी इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं। ये जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सब की हम निंदा करते हैं, जमातियों को शामिल करके। इसलिए एक्सक्लूसिवली किसी एक धार्मिक ग्रुप के लोगों को, कासिम साहब, ये देश का सवाल है, यहाँ पर निष्पक्ष बातचीत और चर्चा होती है, लेकिन आप वो रटी रटाई स्क्रिप्ट जो आप बोल रहे हैं, जो हर कोई आकर कह रहा है, बात नहीं कर रहे हैं, इस बात से आपत्ति, आप बुद्धिजीवी हैं, आप इस्लामिक रटी स्कॉलर हैं, रटाई तो आप बोल रहे हैं, जो न्यायोचित है, रटी रटाई बात आप कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जिन जिन लोगों ने किया है बशमूल तबलीगी जमात के, वो उनकी निंदा होनी चाहिए, वो गलत हुआ था। लेकिन जितनी जिम्मेदार वो लोग हैं, उससे ज्यादा प्रशासन जिम्मेदार है कि इसने उचित कार्रवाई नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, एक धर्म के लोग नहीं, बहुत सारे धर्म के लोगों ने इस तरह का रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अख्तियार किया था, वो सब, उन सब की निंदा होनी चाहिए। किसी एक धर्म को टारगेट करके आप कम्युनिज्म को मत पैदा कीजिए देश के अंदर। पहले कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, देश का सवाल है, इस तरह की सोच के लिए कोई जगह नहीं होती कासिम साहब। यहाँ पर वही बात होती है जो न्यायोचित होती है, जो न्याय संगत होती है। आपके कल अगर पटियाला में एक कोरोना वॉरियर का हाथ काटा गया तो उस खालसा के लोगों का भी, निहंगों को लेकर भी हमने चर्चा की। हमने उस बात को जिस तरह से उठाना चाहिए था उठाया। आप नहीं कहेंगे, ये आपका अपना प्रिरोगेटिव है, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी धर्म, किसी पंथ प्रांत को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी की सोच को दिमाग में रखकर बहस नहीं करते। डॉक्टर स्मिता मिश्रा, अगर आंकड़े नहीं बढ़े इसलिए लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। कर रहे हैं आप, कर रहे हैं आप। डॉक्टर स्मिता मिश्रा, अगर कोरोना पॉजिटिव केसेस के आंकड़े नहीं बढ़ रहे तो इसके लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाना जरूरी है। बिल्कुल मनीष, पूरी तरह से ग्राफ पे डिपेंड करता है, आपके किस तरह के नंबर ऑफ केसेस हो रहे हैं और कितने डेथ हो रहे हैं, उसके बेसिस से ही आपको डिसाइड करना है कि लॉकडाउन बढ़ाना है कि नहीं आपको। पर इस बार ये ब्लैंकेट कवरेज से काम नहीं चलेगा। इस बार आपको स्टेट वाइज स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट, डॉक्टर सीमा मलिक, आपके मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक के लॉकडाउन की बात तो कह दी है, लेकिन आपके पास रियायतों को लेकर क्या है जो आप जनता को वहां पर महाराष्ट्र में देना चाहते हैं? इस समय लोग परेशान हैं, मुंबई के कई इलाकों में लोगों को खाने के लिए नहीं है। देखिए, मेरे तो पूछ रहे क्या? डॉक्टर मलिक, आप ही से पूछ रहा हूं। जी मनीष जी, आवाज नहीं आ रही ठीक से आपसे एक बार। डॉक्टर मलिक, मेरा सवाल आपसे है, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की बात पहले ही कह दी थी, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि आप लोग रियायतें लेकर आएंगे। इस समय लोग परेशान हैं, खाने को नहीं है लोगों को मुंबई में। देखिए, ऐसा नहीं है कि खाने के लिए नहीं है, पूरी प्रशासन भी उसमें लगे हुए हैं, डिफरेंट एनजीओ हैं और सबसे संपर्क कर रहे हैं हम लोग। और लोग, ऐसा नहीं है हर रोज लाखों लोगों को खाना वहां पर दिया जा रहा है, पर हो सकता है कुछ डेफिशिएंसीज हो और हम उनको जरूर मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत बड़ा राज्य है वो, तो मेरे ख्याल से उनको हम किसी छोटे राज्य से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और पूरी निष्ठा से हमारी सरकार जो है वो जुड़ी हुई है उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इस समय अननेसेसरली हम उनको क्रिटिसाइज करें, उसके ऊपर कोई राजनीति करना कोई अच्छी बात है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हर लेवल से हम लोग लगे हुए हैं, चाहे वो कंटेनमेंट एक्शन प्लान हो, चाहे वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग हो, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। लोगों को खाने, लाखों लोगों को खाने रोज दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये कितने बड़ा स्लम है, जैसे आप जानती हैं कि स्लम में एक एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं, तो इन चीजों को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। वहाँ पे एक्स्ट्रा टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, हर चीजों का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और एक राष्ट्रीय आपदा है, उसमें अगर इस चीज से हमें अगर वहाँ पे केसेस जाना है तो हम ये नहीं कह सकते वहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं करती। जी, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर स्मिता मिश्रा, कासिम रसूल साहब, आप लोग देश का सवाल में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। हम भी ये कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन बढ़े,
लॉकडाउन में रियायतें भी दी जाएं, लेकिन इसका दुरुपयोग होना ठीक नहीं होगा। जी हां, कोरोना वायरस के चरण 3 से अगर बचना है तो आप अपने दोनों चरण घर के अंदर ही रखना। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों, खासकर कोरोना समाचार और कोरोना अपडेट को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल